हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन लिटरेरी टर्म्स फ्रॉम डॉक्टर रंजीत सिंह. सो गाइज, इफ यू आर preparing for TGT PGT and visiting first time on my channel, so please subscribe it because it is very beneficial for all state TGT PGT exams. And now discuss MCQs. So the very first point here, comedy of humor is the term applied to the type of comic drama written by John Fletcher and ठीक है. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या है? एक टाइप ऑफ ड्रामा है जिसे लिखा गया था. किस किस के द्वारा इसे लिखा गया है ये आपको बताना है. सो एक तो जॉन फ्लेचर हैं और एक है बेन जॉनसन. तो द आंसर इज बेन जॉनसन. ठीक है, वैसे इस जानर को इन इंग्लिश लिटरेचर एस्टेब्लिश करने वाले बेन जॉनसन ही थे. बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को डेवलप किया था. नेक्स्ट पॉइंट है 2, हु एक्सप्लेन हिज करेक्टर फॉर्मूला इन द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज वर्क दस. ठीक है, कौन है जिन्होंने अपना जो है करेक्टर फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन दिया है अपने वर्क से पहले. यानी इंट्रोडक्शन मतलब एक तरह से जैसे प्रोलॉग होता है ना. प्रोलॉग यानी कि राइटर स्टार्टिंग में अपनी ऑडियंस के साथ कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, उसे हम प्रोलॉग बोलते हैं. तो सेम इन्होंने वही प्रोलॉग यूज़ किया है अपने एक वर्क से पहले. वो कौन सा वर्क है ये आपको बताना है. तो इनका जो प्रोलॉग है वो है सम वन पेक्यूलियर क्वालिटी डॉट सो पासेस अ मैन दैट इट डॉट ड्रो all his effect, his spirit and his power in their conflection all to run one way. ठीक है, ये बेन जॉनसन का प्रोलॉग है जो इन्होंने अपने वर्क एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर इसमें दिया है. ठीक है, सो आपका ये आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन इन एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर. नेक्स्ट पॉइंट 3, कॉमेडी ऑफ इंट्रीग ऑरिजिनेटेड इन द कंट्री. ठीक है, जो कॉमेडी ऑफ इंट्रीग है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी ये आपको बताना है. सो इट इज़ ऑरिजिनेटेड इन दी स्पेन. सो आंसर आपका हो जाएगा स्पेन. ठीक है, कॉमेडी ऑफ इंट्रीग को कॉमेडी ऑफ सिचुएशन के नाम से भी जाना जाता है. शुरुआत इसकी स्पेन में हुई थी. नेक्स्ट पॉइंट है 4, कॉमेडी ऑफ मैनर्स. कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिवाइव्ड इन फ्रांस बाय. कॉमेडी ऑफ मैनर्स को फ्रांस में किसके द्वारा रिवाइव किया गया था? ठीक है, रिवाइव का जो मीनिंग होता है वो होता है मतलब हिंदी में पुनर्जीवित करना. यानी किसके द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया था? सो इट वॉज मॉलियर. सो आंसर इज मॉलियर. ठीक है, इन्होंने इसे फ्रांस में रिवाइव किया था. बाद में इसको इंग्लैंड में रिवाइव किया गया. नेक्स्ट पॉइंट है 5, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिश इन इंग्लैंड ड्यूरिंग. ठीक है, ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ये इंग्लैंड में कब फ्लोरिश हुई थी? फ्लोरिश का मतलब है फलना फूलना. कब फली फूली? सो इन रेस्टोरेशन एज में जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ये अपने पीक पे थी इंग्लैंड में. यानी जो सबसे ज़्यादा इसे लिखा गया ये इसी एज में. विलियम शेक्सपियर मच एडो अबाउट नथिंग माइट बी कंसिडर द फर्स्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन इंग्लैंड बट द जॉनर रियली फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनका जो मच एडो अबाउट नथिंग है ये इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स माना जाता है. ऑल्दो ये जो जानर है ये भले ही रेस्टोरेशन एज में फ्लोरिश हुई थी. नेक्स्ट पॉइंट है 6, द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895 वाई ऑस्कर वाइल्ड सैटाराइज. ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ऑस्कर वाइल्ड का एक वर्क है जिसमें इन्होंने सैटाराइज किया है. सैटाराइज किसको किया है ये आपको बताना है. सो दिस सेक्सुअल हाइपोक्राइसिस ऑफ विक्टोरियन मॉरलिटी. ठीक है, विक्टोरियन जो मॉरलिटी है उसकी जो सेक्सुअल हाइपोक्रेसी है उसे इन्होंने सटायर किया है अपने इस वर्क में इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इन 1895. नेक्स्ट पॉइंट है 7, विलियम विचर्ली, विलियम कॉन्ग्रीव, ओलिवर गोल्ड स्मिथ एंड रिचर्ड विंसले सीडन आर द राइटर ऑफ. ठीक है, ये कुछ राइटर हैं, फेमस राइटर हैं जैसे विलियम विचर्ली, विलियम कॉन्ग्रीव, ओलिवर गोल्ड स्मिथ है ना, रिचर्ड विंसली. ये इनका मतलब संबंध किसके साथ है? सो ये इन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखा था. ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जो फेमस राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर में हैं वो हैं विलियम कॉन्ग्रीव एंड विलियम विचर्ली.
नेक्स्ट पॉइंट है 7, द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनेस विच ब्रिटिश ड्रामा क्रिटिक इरविंग बार्डले based on the subtitle of The Lontic View, A Comedy of Meanness, 1958 by David Campton, is a jocular play on word derived from. ठीक है, तो इस टर्म को कहाँ से लिया गया है, कॉमेडी ऑफ मीनेस को, तो इसकी उत्पत्ति कॉमेडी ऑफ मैनर से ही मानी जाती है। ठीक है, मीनेस का मतलब होता है खतरा। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मीनेस। ठीक है, बाद में इसे हैरोल्ड पिंटर के प्लेज में देखा जा सकता है। कॉमेडी ऑफ मीनस को इन्होंने बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया था। ठीक है, जैसे उनका बर्थडे पार्टी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मीनस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 9, अ फैंसीफुल इमेज और स्टार्लिंग कंपैरिजन शोइंग डिससिमिलर सिमिलरिटी इज कॉल्ड। ठीक है, फैंसीफुल इमेज और स्टार्लिंग कंपैरिजन जो दिखाता है डिससिमिलर सिमिलरिटी इज कॉल्ड, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कंसीट। कंसीट क्या है, कंसीट ठीक है एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर क्या होता है, डिससिमिलर कंपैरिजन को दिखाया जाता है। यानी कि ऐसा कंपैरिजन किया जाता है किन्हीं दो चीज़ों के बीच में जिनमें कभी कंपैरिजन होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10, द स्ट्रगल और अपोजिशन बिटवीन टू करेक्टर और टू फोर्सेस इज कॉल्ड। ठीक है, दो करेक्टर और दो फोर्सेस के बीच में, ठीक है, जो विरोध है, विरोधाभास है, उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एक स्ट्रगल चलता है ना। चाहे वो करेक्टर, जब भी हम कोई स्टोरी ड्रामा वगैरह देखते हैं उसमें एक कन्फ्लिक्ट चलता है, किसके बीच में, एंटागोनिस्ट होता है, एक प्रोटागोनिस्ट होता है। ठीक है, कुछ बातों को लेकर, कुछ इशूज़ को लेकर उनमें एक कन्फ्लिक्ट रहता है, वही है ये, तो उसको कहते हैं हम कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये कई प्रकार का होता है, बेसिकली ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, मैन अगेंस्ट मैन, मैन अगेंस्ट नेचर, मैन अगेंस्ट सेल्फ, यानी कि अलग अलग वर्क में अलग अलग तरह का जो कन्फ्लिक्ट है वो दिखाया जाता है। कई प्ले ऐसे होते हैं, यानी कई वर्क ऐसे होते हैं जहाँ पर मैन अगेंस्ट मैन कन्फ्लिक्ट होता है। कई वर्क ऐसे होते हैं जहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट है वो नेचर के साथ होता है। जैसे मैंने अभी पढ़ाया था आपको, अर्नेस्ट हेमिंग्वे पढ़ाए थे, उनका जो फेमस वर्क है ओल्ड मैन एंड द सी, उसमें जो ओल्ड मैन है उसका जो कन्फ्लिक्ट है ना, नेचर के साथ है उसका स्ट्रगल। ठीक है, कई बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं जिसमें जैसे जो बेस्ड होते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर, उसमें जो स्ट्रगल होता है ना वो खुद मैन का खुद के साथ ही होता है। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट है 11, कन्फ्लिक्ट आर ऑफ टू काइंड्स। कन्फ्लिक्ट बेसिकली होते कितने प्रकार के हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है। कन्फ्लिक्ट में भी इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकता है। दैट इज़ इट मे अकर विद इन ए करेक्टर माइंड और बिटवीन ए करेक्टर एंड एक्सटीरियर फोर्सेस। यानी कि जब इन कन्फ्लिक्ट जो अपने माइंड में है, व्यक्ति के माइंड में है, खुद के साथ है, तो वो क्या इंटीरियर है, वो आपको तो दिखेगा नहीं। जो एक्सटीरियर मतलब जो एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट होता है वो किसी एक्सटीरियर थिंग के साथ होता है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई फोर्सेस हो। ठीक है, सो द आंसर इज इटर्नल। एंड नेक्स्ट है 12, डिनोटेशन मीन्स। डिनोटेशन का मतलब क्या होता है, डिनोटेशन मतलब द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड। किसी वर्ड का जो एग्जैक्टली मीनिंग है ना, जो एग्जैक्ट मीनिंग है जिसके लिए ही वो वर्ड बना है, उसी को कहते हैं डिनोटेशन। ठीक है, डिनोटेशन इज अ ट्रांसलेशन ऑफ ए साइन टू इट मीनिंग precisely to its literal meaning, more or less like dictionary try to define it. It refers to the explicit or direct meaning of a word or expression. Next point is 13, a feeling or idea that is suggested by a particular word although it need not be a part of the word meaning. यानी कि कोई भी आइडिया है, कोई फीलिंग है, वो उस वर्ड से एसोसिएट की जाती है ऑल्दो वो उस वर्ड का जो है सही मतलब एकदम जो है प्राइमरी मीनिंग नहीं है, उसे कैनोटेशन कहते हैं। ठीक है, कैनोटेशन यानी कि सेकेंडरी मीनिंग, यानी कि प्राइमरी जो मीनिंग होता है किसी वर्ड का वो होता है डिनोटेशन, जो सेकेंडरी मीनिंग होता है जिसे हम मान लेते हैं वो होता है कैनोटेशन।
नेक्स्ट पॉइंट है 14, अ सडन एंड सरप्राइजिंग एक्शन और टर्न ऑफ इवेंट स्पेशली इन अ प्ले। ठीक है, कोई प्ले के अंदर सडन सरप्राइजिंग एक्शन होता है जिसका आपने सोचा भी नहीं था, है ना, उसे कहते हैं कॉप द थिएटर। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉप द थिएटर। नेक्स्ट है 15, अ डैश is a literary device featuring two consecutive lines of poetry that typically rhyme and have the same meter। ठीक है, ऐसी लिटरेरी डिवाइस जिसमें क्या है, टू लाइन्स होती हैं और एक दूसरे से वो राइम करती हैं सेम मीटर के अंदर, उसे हम बोलेंगे कपलेट। नेक्स्ट पॉइंट है 16, अब्राहम काउली इज नोन फॉर इन्वेंटिंग मैट्रिकल फॉर्म ऑफ। अब्राहम काउली को किस मैट्रिकल फॉर्म को इन्वेंट करने के लिए जाना जाता है? सो काउलियन ऑड। ठीक है, इन्होंने जो काउलियन ऑड है इसको इन्वेंट किया था। काउलियन ऑड मतलब जो पिंडारिक ऑड होते हैं उसी का ही एक तरीके से टाइप होता है, लेकिन प्रॉपर ये पिंडारिक ऑड नहीं होते क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट मीटर था, उसको ये जो है क्रिएट नहीं कर पाए थे। तो फिर उन्होंने अपने तरीके से ही ऑड लिखना स्टार्ट कर दिया। उन्हीं ऑड्स को काउलियन ऑड के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर फिर इसका नाम पड़ गया। और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इर्रेगुलर ऑड भी इसको कहते हैं। ठीक है, सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा काउलियन ऑड। नेक्स्ट पॉइंट है 17, अ रिपोर्ट ऑफ समथिंग सच एज पॉलिटिकल सिचुएशन और सिस्टम और अ पर्सन वर्क और आइडियाज द एग्जामाइन इट एंड प्रोवाइड ए जजमेंट स्पेशली अ नेगेटिव वन, सच ए रिपोर्ट आर्टिकल इज कॉल्ड। ठीक है, इस तरीके का जो रिपोर्ट और आर्टिकल है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रिटिक। ठीक है, बेसिकली ये क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, जब आप किसी वर्क का जो है एनालाइज करते हो, मतलब क्रिटिसिज्म करते हो, उस पर ये एक रिपोर्ट है, एक आर्टिकल है, उसी को क्रिटिक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 18, द चॉइस एंड यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन स्पीच और राइटिंग इज कॉल्ड। ठीक है, चॉइस एंड यूज ऑफ वर्ड और फ्रेजेस। ठीक है, जो वर्ड्स हैं उनका जो फ्रेज स्पीच और राइटिंग में, अपनी स्पीच में या फिर अपनी राइटिंग में यूज़ करना, उसे क्या कहते हैं? उसे डिक्शन कहते हैं। ठीक है, सो आंसर आपका हो जाएगा डिक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं शब्दों का चयन। ठीक है, अपनी भाषा में या अपना जो आप लिखते हो उसमें अगर आप जो शब्दों का चयन करोगे उसको डिक्शन बोला जाएगा। ठीक है, जो राइटर्स वगैरह होते हैं वो एक स्पेसिफिक जो वर्ड्स होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। अपनी कोई राइटिंग लिख रहे हैं, वो अपनी कोई पोइट्री लिख रहे हैं, है ना, उसी को डिक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 19, अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। ठीक है, फोर्सफुल और बिटर वर्बल अटैक किसी के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं डायट्राइब। एक तरह से ये क्रिटिसिज्म का ही टाइप है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, एम्प्लॉइंग ह्यूमर, सार्केज्म, अपील टू इमोशन एंड एंग्री स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट सेवरली क्रिटिसाइज समथिंग और समवन। ठीक है, वही क्रिटिसाइजिंग नोट होता है एक तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है 20, अ वोवल साउंड इन विच द टंग चेंज पोजिशन टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ टू वोवल्स। ठीक है, अ वोवल साउंड जिसमें क्या होता है, टंग चेंज करेगी अपनी पोजिशन साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें टू वोवल्स होते हैं, इसे बोलते हैं डिप्थोंग। ठीक है, डिप्थोंग मतलब इसमें क्या है कि जैसे कि एक हिंदी में होते हैं ना, जैसे ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे जो मूल स्वर होते हैं उनको क्या है कि उनमें पोजीशन चेंज नहीं होती टंग की। ऐसे बोल सकते हैं हम उनको अ ई उ आ ई उ रे, तो ये 3-4 होते हैं मूल स्वर, है ना। लेकिन जब इनके साथ जो दीर्घ स्वर मिल जाता है, यानी बड़ा, जैसे ए आई ओ औ, ऐसे जब दो दो वर्ड मिल के आवाज़ निकलती है, जैसे आ की और ई की भी, आ ऊ की मिक्स होके आवाज़ निकलेगी, दो स्वरों की मिलके, उन्हें डिप्थोंग बोला जाता है। उनको हम बिना जीभ को उठाए नहीं बोल सकते, उसके लिए जीभ उठानी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है 21, अ सॉन्ग और hymn of grief or lamentation, especially one intended to accompany funeral और memorial rite, इसको बोलते हैं देश। ठीक है, ये क्या होता है, एक ग्रीफ सॉन्ग होता है जिसमें लेमेंट किया जाता है, स्पेशली फ्यूनरल, यानी किसी की जब डेथ हो जाती है
तब, ठीक है। दिस इज ए सॉम्बर सॉन्ग, ये एक तरह का सॉम्बर सॉन्ग होता है। और लैमेंट एक्सप्रेसिंग मॉर्निंग और ग्रीफ सच एज वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मेंस एज ए फ्यूनरल। द इंग्लिश वर्ड दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन, ठीक है। ये जो वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड है एक। नेक्स्ट पॉइंट है 22, अ कॉमिक वर्स कंपोज इन इरेगुलर रिदम। कॉमिक वर्स, ये कोई कॉमिक वर्स होती है जो इरेगुलर रिदम में जिसे लिखा जाता है, इसे कहते हैं डॉगरल, ठीक है। ये जो डॉगरल है ये इरेगुलर रिदम में इसको लिखा जाता है, यानी कि जो फ्री वर्स है, फ्री वर्स में इसे लिखा जाता है इन पोइट्री। डॉगरल इज अ पोइट्री दैट इज इरेगुलर इन रिदम एंड इन राइम ऑफन डेलिबरेटली फॉर बर्लेस और कॉमिक इफेक्ट। इट हैज़ चीप और ट्रिवियल मीनिंग, इसका मीनिंग होता है चीप और ट्रिवियल। नेक्स्ट पॉइंट है 23, अ शॉर्ट पैस्टरल पोइम यूजुअली इन डायलॉग, ठीक है। शॉर्ट पैस्टरल पोइम जो डायलॉग में होती है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, जिसका सब्जेक्ट होता है कोई, है ना, कोई रूरल मतलब कंट्री लाइफ से ही रिलेटेड होती है। एंड द सोसाइटी ऑफ सीफर्ड, सीफर्ड वगैरह जिसमें होते हैं उनको डिपिक्ट इसमें किया जाता है। फ्री फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटी एंड करप्शन ऑफ मॉरल सिविलाइज लाइफ, जो सिटी लाइफ से फ्री है, यानी सिटी लाइफ को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, करप्शन वाला कहा जाता है। और जो रूरल लाइफ होती है उसे बहुत शांत, है ना, एकदम प्योर बोला जाता है। तो ये पोइम होती है एक्लॉग, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज एक्लॉग वर रिटेन बाय अलेक्जेंडर बार्कले इन 1514, ठीक है। जो फर्स्ट एक्लॉग हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए वो अलेक्जेंडर बार्कले के द्वारा लिखे गए थे। एडमंड स्पेंसर द सीफर्ड कैलेंडर 1579 ऑल्सो बिलोंग टू द जॉनर, इस जॉनर से रिलेटेड है उनका सीफर्ड कैलेंडर। एडमंड स्पेंसर ने जिसे 1579 में लिखा था। 12 एक्लॉग 1 फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर, जिसमें क्या है 12 एक्लॉग हैं, यानी एक एक्लॉग एक मंथ के लिए, ठीक है। अलेक्जेंडर पॉप ने भी अपना इस तरीके का वर्क लिखा था, उसमें उन्होंने सीज़न के ऊपर लिखा था, ठीक है। तो वहाँ पर एक सीजन है, एक एक्लॉग एक सीजन के लिए है, जिसने वर्जिल को इमिटेट किया था उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है 24, द ओमिशन ऑफ ए साउंड और सिलेबल व्हेन स्पीकिंग एज आई एम लेट्स, ठीक है। ओमिशन ऑफ साउंड, जब किसी मतलब वर्ड के अंदर सिलेबल और साउंड का ओमिशन किया जाता है, यानी कि उसका मतलब वो ओमिशन हो जाता है, गैप हो जाता है, उसको कहते हैं एलिजन, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आई एम, इसके अंदर ये कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, इसी को एलिजन बोलते हैं। So guys, this is all about this video. Please do like and share this channel. Thanks for watching.